हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर चैप्टर की वन शॉट वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो बैंड थ्योरी क्या कहती है? देखो, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत सारे एटम्स को पास पास लेकर आते हैं तो उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे एस का हो गया, पी का हो गया, उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कंबाइन होकर बहुत सारे एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, जिनको हम बैंड कहते हैं, जिनको एनर्जी बैंड कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर जो सॉलिड में यूज कर रहा हूं वो सॉलिड में यूज कर रहा हूं बच्चों सिलिकन। सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसके मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो क्या होगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। इसके जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दो 3s वाले और दो 3p वाले, इनको जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में रखा जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के ही एनर्जी लेवल्स आपस में कंबाइन होते हैं। देखो, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एटम है उनको मैं पास पास लेकर आऊंगा, जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास एक एटम हो गया, तो ऐसे यहां पर इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, दूसरा आइटम इसके पास लेकर आया, बहुत क्लोज लेकर आया, तो ये एनर्जी लेवल्स क्या होंगे बच्चों, आपस में यहां पर मिक्स होना स्टार्ट होंगे। तो वो मिक्स होके डिस्क्रीट एनर्जी ना रह के, अलग अलग एनर्जी लेवल्स ना रहकर, वो इकट्ठे होकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स बनाते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, जिनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है, तो उसको मैं यहां पर स्टडी करता हूं। सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं और यहां पर एक ग्राफ बनता है हमारा, इसका ग्राफ बनता है, किस किस के बीच का ग्राफ बनता है वो हम देखेंगे। देखो, ये इधर जो हमारे पास है वो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और इधर है हमारे पास एनर्जी। अब अगर मैं सिलिकॉन के 1s2 2s2 ये सारे एनर्जी लेवल्स बनाता हूं तो देखो, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है या इनर मोस्ट एनर्जी लेवल्स हैं वो सबसे पहले 1s2 आ जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, ये 1s2 के बाद 2s2 आ जाएगा। इसके बाद ये देखो बच्चों, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2p6। अब जो ये वैलेंस बचे 3s2 वाले और 3p वाले, उनको बना लेते हैं हम लोग यहां पर। ये मेरे पास हो गया बच्चों 3s2 लेवल, और ये मेरे पास हो गया बच्चों 3p2 लेवल। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने 3p2 करके उनको लिख दिया है। अब जब हम इनके इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम करते हैं, यानी एटम्स को बहुत पास पास लेकर आते हैं, तो क्या होगा, देखो, जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मान लो यहां पर है, इस वाले पॉइंट पर, जिसको मैं डी पॉइंट कह रहा हूं, जब r इक्वल्स टू डी है, फर्स्ट पॉइंट मैं मान लेता हूं बच्चों, जब r इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, d है, यहां लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब r मेरे पास d के इक्वल है। जब r d के इक्वल है तो 3s का जो एनर्जी लेवल है वो अलग है और 3p का एनर्जी लेवल अलग है, यानी अलग अलग एटम हमारा अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रखते हैं। लेकिन जब इनके इंटर एटॉमिक स्पेसिंग में और कम करता हूं, मैं सी पॉइंट पर लेकर आता हूं, तो जस्ट मिक्सिंग होना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एनर्जी लेवल्स आपस में मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो मिक्सिंग करके बच्चों क्या बनाते हैं, देखो कुछ इस टाइप से एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। कुछ इस टाइप से वो एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। तो जब इनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग में यहां पर बी कर लेता हूं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बी, यानी देखो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जब r इक्वल्स टू सी के इक्वल है तो यहां पर एनर्जी लेवल्स आपस में मिक्स होना जस्ट स्टार्ट करते हैं, और
जब वो बी हो जाता है तो वो अप्रोक्सीमेटली मिक्स हो चुके हैं। मैं बी पॉइंट पर कह सकता हूं, देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस टाइप से, जैसा केमिस्ट्री में करते हैं, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये 3s का हो गया, 3p का हो गया। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फुलफिल कर दिए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इस टाइप से मान लो मैंने उनको फिल कर दिया। अब टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पर? 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, टोटल 8 आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 8n एनर्जी सेल्स है मेरे पास, ठीक है। 8n एनर्जी लेवल्स हैं, 8n एनर्जी सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें से 4 फुलफिल हैं और 4 एम्प्टी हैं। 4 भरे हुए हैं और 4 क्या है बच्चों यहाँ पर? खाली है, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर, अगर मैं सी पॉइंट तक की बात करता हूं, मैं सी से इधर की बात कर सकता हूं, तो अगर मुझे स्पेसिंग इतनी रखनी है तो यहां पर मुझे कंफर्म, देखो मुझे पता है कि एस के इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं वो कौन से हैं और पी के इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं वो कौन से हैं। लेकिन जब वो बी पॉइंट पर आ गए हैं तो मुझे केवल ये पता है कि 4n एनर्जी लेवल्स भरे हुए हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं? 8n है, जिनमें से 4n एनर्जी लेवल्स फिल्ड हैं और 4n एनर्जी लेवल्स एम्प्टी हैं। यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं ये नहीं बता सकता 4 इलेक्ट्रॉन में से कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये हमें यहां पर कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और कम करता हूं, मान लो मैंने ए कर दिया, तो ये जो एनर्जी लेवल्स है हमारे पास, 4 एनर्जी लेवल जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, वो एक मिलकर मॉडिफाइड एनर्जी लेवल बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला बैंड है, इसको बोलते हैं बच्चों हम वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं इसको? वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो ऊपर बैंड हमारा बनता है बच्चों, जो ऊपर हमारा ये बैंड बनता है, इसको हम कहते हैं बच्चों कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन बैंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसको कहते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अब डिफाइन करना आ जाता है बच्चों, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप की, इनको डिफाइन करो। वैलेंस बैंड को, कंडक्शन बैंड को, एनर्जी गैप को डिफाइन करना आ जाता है कई बार कि इनको डिफाइन करो। अगर मैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप को डिफाइन करता हूं तो देखो क्या होगा। ये वैलेंस बैंड आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस जो हमारे पास डायग्राम बना है इसको कहते हैं बच्चों एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो वैलेंस बैंड को डिफाइन कर रहा हूं बच्चों में पहले। वैलेंस बैंड क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम में लोअर बैंड है, ठीक है। ये जो बैंड है, या तो बच्चों ये कंप्लीटली भरा हुआ होगा या कंप्लीटली, सॉरी, पार्शियली भरा हुआ होगा। या तो कंप्लीटली भरा हुआ होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, या फिर पार्शियली फिल्ड होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड, जैसे रूम टेम्परेचर पे कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। तो इसलिए वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनकी वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? इट इज द लोअर बैंड इन एनर्जी बैंड डायग्राम विच इज कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। In this band, the electron are present which are not contribute to the flow of current. Okay. Next, conduction band. Conduction band आपको दिखाई दे रहा है क्या है बच्चों? ये अपर बैंड है, ठीक है। ये जो ये वाला बैंड है, या तो जो कंडक्शन बैंड है हमारे पास, या तो पार्शियली भरा हुआ होगा या एम्प्टी होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज द upper band in energy band diagram which is completely empty or partially filled with electron. The electron of conduction band is contribute in the flow of electric current. Okay. फिर बात आती है एनर्जी गैप की। मैंने वैलेंस बैंड बता दिया, कंडक्शन बैंड बता दिया, फिर हम बात करते हैं एनर्जी गैप की।
एनर्जी गैप आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज द गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी गैप क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर करेगा, जितनी एनर्जी उसको चाहिएगी, उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इनके बेस पर हम डिफाइन करते हैं बच्चों कंडक्टर को इंसुलेटर को, जिनको मेटल कंडक्टर भी कह देते हैं, मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, यानी वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप के ऊपर मैं इसको डिफाइन करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चों, मेटल कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो मेटल कंडक्टर में जो अभी मैंने बनाए थे कौन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये बच्चों ऊपर वाला हमारा कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बच्चों ये वैलेंस बैंड। मेटल कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप बनाया था हमने, एनर्जी गैप वो कितना होगा, जीरो होगा। एनर्जी गैप कितना होगा, जीरो होगा। या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। या फिर थर्ड कंडीशन है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, यानी हाफ भरा हुआ होगा। क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में आपको बता देता हूं, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने, एनर्जी गैप क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। एनर्जी गैप क्या होगा, जीरो होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी ये रहा बच्चों मेरे पास कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड, ठीक है। नीचे वाला वैलेंस बैंड हो गया, यहां पर ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड को मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए, यहां पर क्या हो रहे हैं बच्चों, ये ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। ये कंडक्टर का केस है, ठीक है। तीन कंडीशन बताई, अगेन दोबारा से सुनो, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा, एनर्जी गैप जीरो होगा, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होंगे। ये कंडक्टर की कंडीशंस हैं, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इंसुलेटर की बच्चों, इंसुलेटर्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है वो बच्चों ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप, ठीक है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं, सेमीकंडक्टर जनरली बच्चों, सॉरी इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलेटर में भी अगर मैं डायमंड की बात करता हूं तो डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतना ज्यादा गैप हो गया कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर हमारा करंट फ्लो नहीं होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। कंडक्टर क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, इंसुलेटर करंट का अपोज करते हैं। तो ये जो एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी नहीं जा पाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर डायमंड, तो डायमंड के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे फॉर इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं सेमीकंडक्टर की।
सेमीकंडक्टर केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, मेनली दो सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, कौन कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्स 1.12 भी मिलता है किसी किसी बुक में। और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किसी किसी बुक में 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे रखा है। तो ये दो सेमीकंडक्टर हमारे मेन, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर को हम ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं जीरो केल्विन पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके और करंट फ्लो करा सके। इसीलिए जीरो केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर है वो acts like a insulator। जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसे रूम टेम्परेचर हुआ बच्चों, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको एनर्जी मिल जाती है और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बच्चों, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। पिछली बार भी सीबीएसई ने पूछा था इसको, कहता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों सेम ही लैटिस स्ट्रक्चर के हैं। कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों ही सेम लैटिस स्ट्रक्चर के हैं, तीनों का ग्रुप एक ही है। कौन सा, आपको याद है, लिखते हैं काशी गए संत प्रभात। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप के एलिमेंट है। तो कहता है कि 14 ग्रुप के एलिमेंट है, सेम लैटिस स्ट्रक्चर है, बट कार्बन इंसुलेटर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। क्यों क्यों, क्योंकि कार्बन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है जो कार्बन का एनर्जी गैप है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वो एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसीलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास सेमीकंडक्टर और कार्बन इंसुलेटर है। यानी जो मेन चीज है वो एनर्जी गैप है। ठीक है, तो कार्बन के लिए एनर्जी गैप, कार्बन डायमंड के लिए ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए वो इंसुलेटर है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए लेस देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए वो क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, एक पूछा जा चुका है सीबीएसई में, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, काफी टाइम पूछा गया है, सीबीएसई में पूछ लेते हैं नॉर्मली इसको। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर विच आर free from every impurity, the pure semiconductor which are free from every impurity called intrinsic semiconductor। और दो ही intrinsic semiconductor जो प्योर हैं अप्रोक्सीमेटली माने जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड भी है लेकिन इनका हम ज्यादा यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब जो सेमीकंडक्टर है, मान लो मैंने एक बल्ब में एक ऐसे करके सिलिकॉन का यहां से पूरा का पूरा एक क्रिस्टल उठा लिया, तो सिलिकॉन के जो एटम है बच्चों वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कनेक्ट हैं। कुछ दिखा देता हूं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन के एटम है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कनेक्ट है बच्चों। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 होते हैं। इस सिलिकॉन की मैं बात कर लेता हूं, इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और चौथा ये।
अब सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है, एक इससे ले लेता है, एक इससे ले लेता है, एक इससे ले लेता है और एक इससे ले लेता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके हर सिलिकॉन 7 वाले सिलिकॉन से आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर कनेक्ट होता है। ये ऐसे क्रिस्टल है, तो आगे भी ये क्रिस्टल बहुत सारे सिलिकॉन्स के साथ अटैच हैं। तो ये जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब और सिलिकॉन्स यहां पर ऐड है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 0 केल्विन पर इन सिलिकॉन्स के 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसी लाइक के इंसुलेटर तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर आता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहीं से मैं बात कर लेता हूं आगे, जो हमारा प्रोसीजर है वो फॉर्मेशन ऑफ होल्स भी साथ साथ पढ़ लेते हैं कि होल क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ होल्स, होल क्या होते हैं और बनते कैसे हैं। देखो जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर किया, रूम टेम्परेचर करते करते ही क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ी और इलेक्ट्रॉन यहां से बच्चों निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड भी कहते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंच गया। अब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां पर उसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी जहां पर कोई अनदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उस वैकेंसी को कहते हैं हम होल। तो होल बने कैसे, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉन्स को, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है और थर्मल एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की फॉर्म में आपको मैं समझाऊं। ये बच्चों मेरे पास हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया मेरे पास वैलेंस बैंड, इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएटेड हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो एक्चुअल में जो होल है, ठीक है, यहां पर होल जनरेट हुआ है, तो मैंने एक के लिए दिखाया, ऐसे बहुत सारे होल हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में चले जाएंगे तो बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ होल। अब होल है क्या, वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की, तो इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज प्रेजेंट बिफोर मूविंग टू द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैकेंसी छोड़ देता है, उस वैकेंसी को कहते हैं बच्चों हम होल। ठीक है, ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है। अब जैसे ही मैंने इसमें किया तो देखो इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल अमाउंट में यहां पर जनरेट होते हैं। मान लो यहां से भी निकला एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, इसलिए इनके डिवाइसेस ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। दो रीजन से यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं बच्चों, इनमें इक्वल होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल इक्वल होंगे तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे, यानी हमें या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ ज्यादा होल चाहिए, तभी हमारे पास यहां से करंट अच्छे से फिल होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स कौन से ज्यादा है कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। दूसरा, जो कंसंट्रेशन होती है इनकी वो बहुत कम होती है, या मैं बोलूं जो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, इसकी वजह से भी इनके डिवाइसेस ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। तो इनको यूजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग क्या होता है वो समझेंगे यहां पर। डोपिंग जो प्रोसेस है, डोपिंग, अब क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस ज्यादा यूज नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको ज्यादा यूज करने के लिए डोपिंग किया जाता है। डोपिंग क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप के एटम्स मिक्स कर देता हूं तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हम डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिजायरेबल इंप्योरिटीज, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिजायरेबल इंप्योरिटीज ऑफ अदर ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, टू मॉडिफाइड इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाइड करने के लिए हम डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज में ऐड कर देते हैं, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बच्चों, हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने से
प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने दूसरे ग्रुप के एलिमेंट मिलाए तो डोपिंग करने से ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। प्योर तो रहे नहीं, इम्प्योर हो गए, तो इम्प्योर होते ही कौन से सेमीकंडक्टर बन जाते हैं बच्चों? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? व्हेन some impurities are of other element are added to the pure semiconductors, then the extrinsic semiconductor formed. दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, एन टाइप एंड पी टाइप। और कौन से? एन टाइप एंड पी टाइप। तो पहले मैं पढ़ लेता हूं बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होंगे? देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी किसके एलिमेंट हैं? 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं। एन से क्या बनता है बच्चों? नेक्स्ट मिलाना है मुझे। तो अगर मैं 15 ग्रुप के एलिमेंट मिला देता हूं, 15 ग्रुप में कौन आता है बच्चों? 15 ग्रुप में कौन आता है? नया, पुराना, आज सब बिकेगा। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब किस में आते हैं? 15 ग्रुप के एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिलिकॉन के साथ मान लो आर्सेनिक मिला दूं, जर्मेनियम के साथ फॉस्फोरस मिला दूं, बिस्मथ मिला दूं, तो यहां से क्योंकि नेक्स्ट वाला मिला, इनका मतलब ध्यान रखना है नेक्स्ट वाला मिलाना है। तो अगर मैं नेक्स्ट 14 में 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाता हूं, और ये जो इंप्योरिटी होती है इनको बोलते हैं हम बच्चों पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पेंटावेलेंट। ठीक है, इससे पीछे वाले ग्रुप की पी टाइप में बात करूंगा, उसको ट्राइवेलेंट बोलेंगे, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो अगर देखो बच्चों, इसमें मैं आर्सेनिक मिक्स कर देता हूं सिलिकॉन की जगह पर, ये सिलिकॉन है, मान लो मैंने ऐसे एक एटम मिला दिया आर्सेनिक। तो जैसे ही मैं आर्सेनिक मिलाता हूं बच्चों, तो आर्सेनिक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने तो 4 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 हैं, 4 ने बाकी के सिलिकॉन जो साइड वाले सिलिकॉन एटम है उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब ऐसे मैंने बहुत सारे आर्सेनिक इसके अंदर ऐड किए तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हुए बच्चों? मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हुए? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी कौन से हुए बच्चों? होल्स। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो किसकी वजह से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों बच जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास काफी एनर्जी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों ये क्या करते हैं? ये हो गया बच्चों मेरे पास कंडक्शन बैंड, और ये हो गया मेरे पास वैलेंस बैंड। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो गए। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि या तो ये पार्शियली फिल्ड होता है या कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन ये जो आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के पास काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, इसलिए वैलेंस बैंड में नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं ये? कंडक्शन बैंड के नियर, कंडक्शन बैंड के नियर ये अपना एक अलग एनर्जी लेवल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि अब क्योंकि कंडक्शन बैंड के नियर आ गई, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। एटलीस्ट बहुत कम, रूम टेम्परेचर से भी कम पर इलेक्ट्रॉन जस्ट जंप करेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है बहुत कम होता है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं मैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए मैंने दोनों के एनर्जी गैप अलग दिखा दिए थे।
ये जो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर लेवल बनाया, इसको हम कहते हैं बच्चों डोनर एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं इसको? डोनर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक अलग एनर्जी लेवल बना लेते हैं जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, जिसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से भी टेम्परेचर पर यहां से यहां तक मूव कर जाएगा और कंडक्शन फ्लो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये था मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं बात कर लेता हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो यही मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं कि ये हो गया बच्चों मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेक्स्ट वाले हमने मिलाए थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम प्रीवियस मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस वाले मिलाने। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट मिलाने। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट में कौन कौन आता है? बाबा, अली, गए, इंडियन, थाईलैंड। बाबा, अली, गए, इंडियन, थाईलैंड। तो बाबा अली, आप ऐसे भी बाबा अली की जगह बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला भी याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये 13 ग्रुप के एलिमेंट हो गए। इसका काम नहीं है क्योंकि ये मैच नहीं हो पाता है। अगर मैं जर्मेनियम के साथ एल्यूमिनियम मिला लूं या मैं सिलिकॉन के साथ गैलिनियम मिला देता हूं कंट्रोल्ड अमाउंट में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब ये जो, क्योंकि 13 ग्रुप के एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज कहते हैं। अगर मैं 14 ग्रुप के एलिमेंट में प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एटम्स मिक्स कर देता हूं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हो, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज एडेड टू द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि ट्राईवैलेंट है तो इसमें जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो है 3। अब मान लो मैंने इस आर्सेनिक के साथ बच्चों इंडियम रख दिया। ठीक है, आर्सेनिक के साथ मैंने इंडियम रख दिया या गैलियम रख दिया, जो भी रखना चाहो। मान लो मैंने गैलियम रख दिया। तो अगर मैं गैलियम इसमें रख रहा हूं तो गैलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक वैकेंसी रह गई, वो वैकेंसी कहलाएगी होल। एक वैकेंसी, एक, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको फिल करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत सारे, तो ये जो होल है ऐसे बहुत सारे होल रह जाते हैं। तो यहां पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे बच्चों? होल होंगे। और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ये जो होल है, होल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ने क्या किया था? डोनर एनर्जी लेवल बनाया था। लेकिन यहां पर जो होल्स हैं वो नियर द वैलेंस बैंड के नियर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डेवलप कर लेंगे। ये गैप वही रहेगा 0.05 अप्रोक्सीमेटली सिलिकॉन के लिए, 0.01 जर्मेनियम के लिए। यानी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन के लिए वैलेंस बैंड से, इसको क्या बोला हमने? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में ही जाना है और हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो मैंने यहां पर बनाया इसको एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप, और अगर एक्सेप्टर लगाते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज सुन लेते हैं, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें क्या कहता है कि जो एन है या पी है, दोनों की बात सीबीएसई ने एन के लिए पूछा हुआ है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स में है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। हाउ? कैसे? देखो, कोई भी एटम पर चार्ज कब आता है? जब या तो उससे इलेक्ट्रॉन गए हों या उस पे इलेक्ट्रॉन आए हों।
लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावेलेंट या प्योर सेमीकंडक्टर जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वहां पर उसी ऑर्बिट में ही तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन गए ना इलेक्ट्रॉन आए, तो टोटल मिला के एटम क्या है, न्यूट्रल रहेगा। एटम न्यूट्रल रहेगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर वो भी क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो पी टाइप पे होल ज्यादा इसका मतलब नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ। ठीक है, होल को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है लेकिन इसका मतलब होल पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब मैं बात करता हूं पीएन जंक्शन की। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के नियर लाया जाता है तो हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है, डिप्लीशन लेयर बनती है, पोटेंशियल बैरियर बनता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, देखो ये मेरे पास हो गया बच्चों पी, ये हो गया एन। पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास लेकर आते हैं, ये कनेक्शन के लिए मेटेलिक कांटेक्ट है। ये हो गया बच्चों, आपको पता है पी में ज्यादा कौन होते हैं, होल्स होते हैं, तो ये मैंने होल्स बना दिए। इसमें ज्यादा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, तो एक छोटे छोटे से मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पी टाइप में अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि वैकेंसी तो है, पी टाइप में होल्स ज्यादा ही तो होते हैं लेकिन उस पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने ये बना दिए, होल्स में मैंने बच्चों होल्स ये बना दिए। ठीक है, अब जैसे P को मैं N के पास लेकर आऊंगा तो बहुत सारे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और इसमें होल ज्यादा हैं, तो आपस में क्या होगा, वो डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स आकर कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पीएन जंक्शन। क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन। होल्स पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इधर से, होल्स इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, यहां पर मिक्स होंगे। तो ये जो जहां पर वो मिलते हैं, जहां पर मीट करते हैं, उसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। जब आपस में डिफ्यूज होते हैं तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा। नेगेटिव चार्ज चला गया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ऐसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जब होल इधर जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एक रीजन बना पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, जो रीजन बना उसको बोलते हैं बच्चों यहां से यहां तक डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन और लेयर। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, डिप्लीशन रीजन के डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस, ठीक है, और रीजन, इट इज द स्पेस और रीजन both side of the pn junction which have immobile ions। immobile ions जो ions हमारे मूव नहीं करते, तो पॉजिटिव नेगेटिव मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन के दोनों तरफ का स्पेस जहां पर इमोबाइल आयंस हैं, ठीक है, उस स्पेस या उस रीजन को बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, जिससे यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को फर्दर यहां से यहां और होल्स को फर्दर यहां से यहां जाने को रोकेगा। उसको बोलेंगे हम वीबी, पोटेंशियल बैरियर। क्या बच्चों, ये पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर मिक्स हुए, होल्स यहां से यहां गए, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, होल इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा। इस पीएन जंक्शन के दोनों तरफ स्पेस चार्ज रीजन हो गया, जहां पर इमोबाइल आयंस है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो जिसको पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बैरियर का काम किया। अब इलेक्ट्रॉन को इसको जंप करके इधर जाना पड़ेगा, होल को इसको जंप करके इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया पोटेंशियल बैरियर। ओके, अब इक्विलिब्रियम स्टेट समझते हैं कि पीएन जंक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है। देखो, इनिशियली मैं बात करता हूं, जब मैंने पी को एन के पास में लेकर आया था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल वो एकदम से मीट करने स्टार्ट हुए, आपस में डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जब आपस में डिफ्यूजन होंगे तो उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट होगा। डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे बीच में एक दीवार खड़ी होती चली गई, पीएन जंक्शन बनता चला गया, तो होल्स को इधर जाने के, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, होल को इधर जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी उनके पास, किसी के पास कम थी, ज्यादा थी, तो वो जिनके पास ज्यादा थी वो तो क्रॉस हो रहे थे, लेकिन जिनके पास कम थी वो क्रॉस नहीं हो रहे थे। इसीलिए ये दोनों आपस में यहां पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन होल है वो मूव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल्स हैं, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन ने इधर मूव करना स्टार्ट किया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स ने इधर मूव करना स्टार्ट किया। उनके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हुआ, जिसका नाम दिया गया ड्रिफ्ट करंट। तो ऐसा पॉइंट जहां पर इनिशियली डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, ड्रिफ्ट करंट कम था, धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट कम होता गया, ड्रिफ्ट करंट बढ़ता गया। एक ऐसा पॉइंट आया जब डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो गया, तब हमने बोला कि पीएन जंक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी सिंबल की। इसका जो सिंबल होता है, ये ट्राइंगल वाला हम पी, और ये जो डंडा सा हमने बनाया है, ठीक है, ये एन, इसको पी मानते हैं, इसको हम एन मानते हैं। इसका सिंबल है, ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इनकी बाइजिंग की। ठीक है, बाइजिंग का मतलब बैटरी कैसे लगानी है, उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग यानी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड में लगाने का तरीका है कि जो पी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो एन है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। जैसे ही देखो, जैसे ही मैं इस पीएन जंक्शन को बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ की, होगा क्या? जैसे इसको मैं फॉरवर्ड वाइज करता हूं तो होगा क्या, ये पॉजिटिव यहां से होल्स को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो होल्स क्या होंगे, जब इधर जाएंगे तो यहां पर टकराएंगे भी, है ना, पीएन जंक्शन जो बीच में दीवार है उसे टकराएंगे भी। जब उसे टकराएंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल आपस में कंबाइन हुए पड़े थे उनको एनर्जी मिलेगी, और वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो पीएन जंक्शन बना या डिप्लीशन रीजन बनी, इसकी विड्थ कम होगी। ठीक है, जब दीवार कम होगी तो इसकी विड्थ कम होगी, और दीवार कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड वाइज में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनिशियली जो पोटेंशियल बैरियर था उसका मैं डायग्राम बना देता हूं बच्चों। पोटेंशियल बैरियर मेरे पास कुछ इस टाइप से था इनिशियल कंडीशन में, ये मेरे पास पोटेंशियल बैरियर हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइजिंग की बात कर लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल बैरियर ये था। अब जैसे मैंने फॉरवर्ड वाइज किया तो पोटेंशियल, जब डिप्लीशन रेट की विड्थ कम हो गई तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। तो अब जो पोटेंशियल बैरियर फॉरवर्ड वाइज में बना वो ये बना, यानी ये जो विड्थ हो गई पोटेंशियल बैरियर की वो VB माइनस की VV का मतलब जितनी वोल्टेज मैंने यहां से अप्लाई की है, तो फॉरवर्ड वाइज में पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वो कम हो गई, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई, और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई फॉरवर्ड वाइजिंग में। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों रिवर्स वाइजिंग के साथ। रिवर्स बाइजिंग, पहले तो कनेक्ट कैसे करते हैं रिवर्स बाइजिंग में, फिर होगा क्या। रिवर्स बाइजिंग में मुझे रिवर्स कनेक्ट करना है, नहीं फॉरवर्ड के रिवर्स कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड में क्या किया था, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव, इसमें क्या करना है, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है।
जैसे ही मैं P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करेगा, और इसमें पॉजिटिव जो इसमें पॉजिटिव यानी जो होल्स हैं उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करेगा, और वो इधर जंप करेंगे तो यहां पर फिर से कंबाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट हमारा फ्लो होगा, जिसकी वजह से क्योंकि कंबाइन होंगे जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी तो अब इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, यानी अब जो VB है वो प्लस के V हो जाएगा। ये किसके लिए बनाया बच्चों मैंने? रिवर्स के लिए। ये किसके लिए बनाया मैंने? फॉरवर्ड के लिए। ये ध्यान रखना है, कई बार स्पीड न्यूमेरिकल आता था, ये क्या था? कॉमन था जब हमने इसको बाइजिंग नहीं किया था, कनेक्ट नहीं किया था बैटरी के साथ। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास फॉरवर्ड वाइजिंग हो गई, रिवर्स वाइजिंग हो गई। तो रिवर्स वाइजिंग में क्या होगा? डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, पोटेंशियल बैरियर की हाइट देखो बढ़ गई, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स वाइजिंग में कम करंट फ्लो होगा और फॉरवर्ड वाइज में ज्यादा करंट फ्लो होगा। नाउ अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले मैं फॉरवर्ड वाइज साथ साथ फॉरवर्ड वाइज के ही मैं रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा यहां पर। ठीक है, अभी हम फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने फॉरवर्ड वाइज इनको कनेक्ट किया। अब फॉरवर्ड वाइजिंग में होगा क्या? देखो जैसे जैसे इस वोल्टेज को, जो फॉरवर्ड वाइजिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? ग्राफिकल वेरिएशन है फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज और फॉरवर्ड बाइज करंट के बीच का। अगर आपसे पूछे कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज एंड फॉरवर्ड बाइज करंट। अब होगा क्या बच्चों? जैसे जैसे इस वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे इसकी विड्थ कम होगी तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे मैंने वोल्टेज बढ़ानी स्टार्ट की, करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज होती है, जर्मेनियम के 0.3 होती है, जिसके बाद करंट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा। ये जो वोल्टेज, इस वोल्टेज पर करंट एक्सपोनेंशियली लीनियरली बढ़ना स्टार्ट होता है, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, बाकी के नंबर लिख सकते हैं, 0.8 हो गया, 0.6 हो गया, 0 हो गया। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे इनिशियली करंट हमारा कम इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज 0.7 सिलिकॉन के लिए, 0.3 जर्मेनियम के लिए, जिसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। ये जो वेरिएशन है ग्राफ है, इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। वहीं पर अगर मैं इस बैटरी को रिवर्स बाइज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बात करता हूं, तो रिवर्स बाइज कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इसी के साथ बना लेता हूं, और रिवर्स में ही बनाई जाती है। तो इट इज द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रिवर्स बाइज वोल्टेज एंड रिवर्स बाइज करंट होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स बाइज की बना रहे हैं, रिवर्स बाइज का करंट इधर हो जाएगा, वोल्टेज इधर हो जाएगी। इनिशियली जब हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं बच्चों, इसकी वोल्टेज जब बढ़ाते हैं रिवर्स बाइज में, तो करंट हमारा बहुत कम बढ़ता है, ये मान लो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम यहाँ पर रिवर्स बाइज में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाती है, तो बड़ी 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 ऐसा पॉइंट आया कि पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड क्या बन गया? डिप्लेशन लेयर बन गया। अगर उसके बाद मैं फिर से वोल्टेज बढ़ाता हूं तो डिप्लेशन लेयर पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी, चार्ज एकदम से भागेंगे, एकदम से भागेंगे और एकदम से अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इसलिए रिवर्स बायस में हम डायरेक्ट उसको यूज नहीं करते हैं। ये जो वोल्टेज होगी 0.8 हो जाएगी सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो वो वोल्टेज जिस पर करंट एकदम से भागेगा, एकदम से इंक्रीज होगा, उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन, क्योंकि यहां पर डिप्लेशन रीजन का क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ब्रेक डाउन या जनरल ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है?
वो वोल्टेज जिस पर करंट हमारा एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, उसको बोलेंगे जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हमारी डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, उसको बोलते हैं जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, नाउ अब मैं बात कर लेता हूं रेक्टिफायर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। रेक्टिफायर करते क्या है बच्चों? रेक्टिफायर हमारा जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में चेंज करता है। पहले मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है? क्योंकि जब हम एसी अप्लाई करते हैं, मान लो मैंने इनपुट एसी दिया बच्चों ये, तो एसी में एक हाफ ऊपर वाला है पॉजिटिव, एक हाफ नीचे वाला है, यहां तक टोटल टाइम टी हो गया। ठीक है, एक हाफ इसको मैं लिख देता हूं इनपुट वेव फॉर्म, या वोल्टेज भी कह सकते हैं। जब मैं फर्स्ट हाफ दे रहा हूं तो क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ, क्योंकि यहां पर दो हाफ है, एक ही हाफ को एसी में चेंज करता है। ठीक है, एक ही हाफ को एसी से डीसी में चेंज करता है, एक ही एसी के एक ही हाफ को चेंज करता है, दूसरे को चेंज नहीं करता, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर इसको बोला। कैसे नहीं करता है वो यहां पर देखेंगे। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल है कि फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए करंट हमारा फ्लो होगा, रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस लार्ज हो जाता है, इसलिए हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन हाफ ऑफ द एसी इनटू डीसी। प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे कि द जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम्स लो इन फॉरवर्ड वाइज एंड रेजिस्टेंस बिकम्स हाई इन रिवर्स वाइज, दैट्स व्हाई करंट फ्लो इज ओनली फॉरवर्ड वाइज टेकन एंड करंट नॉट फ्लो इन रिवर्स वाइज। करंट हमारे रिवर्स वाइज में फ्लो नहीं होगा, फॉरवर्ड वाइज में फ्लो होगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब मैं इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लेता हूं बच्चों। सर्किट डायग्राम में यहां पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा देना है, और यहां हम इनपुट देंगे इनपुट एसी। ठीक है, यहां पर बच्चों हमने एक डायोड लगाया, और यहां पर आउटपुट लेने के लिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, यहां पर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ये हमारे पास P1, ये हमारे पास P2 प्राइमरी कॉइल, ये S1 और ये S2 हमारे पास सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें होगा क्या? देखो यहां से हमने इसको इनपुट दी है, तो इसका पॉजिटिव साइकिल जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल जब जाता है तो उस कंडीशन में ये प्राइमरी कॉइल है, तो उसका एक हिस्सा पॉजिटिव होगा, एक हिस्सा नेगेटिव होगा। एक हिस्सा पॉजिटिव होगा और एक हिस्सा क्या होगा बच्चों इसका? नेगेटिव होगा। तो मान लेते हैं कि ये हिस्सा नेगेटिव हो गया, ये हिस्सा पॉजिटिव हो गया, तो बाई इंडक्शन, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब हम एसी अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सपोज P1 becomes negative and P2 becomes positive, by mutual induction S1 becomes positive and S2 becomes negative, by which diode D1 is forward wise। डायोड D1 क्या हो जाएगा बच्चों? फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि P, क्योंकि ये तो P होता है, N होता है, P पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, N नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहां से हम आउटपुट ले लेंगे, यहां से क्या ले लेंगे बच्चों? हम आउटपुट ले लेंगे। तो अगर इसकी मैं आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊं, ठीक है, आउटपुट वेव फॉर्म बना देता हूं मैं इसकी बच्चों। ये क्या है यहां पर? आउटपुट वेव फॉर्म। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये क्या हो गया? फॉरवर्ड वाइज हो गया, और यहां पर मुझे
डीसी मिल गया, यानी मुझे इनपुट से आउटपुट मिला। अब मान लेते हैं कि जैसे ही मैंने इसका नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो जो पहले पॉजिटिव था, ठीक है, जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बाय इंडक्शन S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से डायोड D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइज हो जाएगा। रिवर्स बाइज में करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमें यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा। अगेन फिर से हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव साइकिल आया, तो पॉजिटिव साइकिल में फिर से P1 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बाय इंडक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, अभी फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड होगा तो वर्क करेगा, और यहां से बच्चों मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो केवल देखो एक हाफ आ रही है, एक हाफ नहीं आ रही है ना, एक हाफ आ रही है, एक हाफ नहीं आ रही है, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसकी वर्किंग थी। अब लास्ट टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने काफी टाइम इसको पूछा है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स बोथ द हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। उसने क्या किया, एक ही हाफ को कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट ही नहीं किया, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट ही नहीं किया। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा करता है, इट कन्वर्ट्स बोथ द हाफ ऑफ एसी इनटू डीसी। प्रिंसिपल वही है जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, कि फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होगा, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होगा। सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों सर्किट डायग्राम में, क्योंकि दोनों हाफ हमें लेने हैं, इसलिए हमने दो पीएन जंक्शन यूज किए हैं। और जो आउटपुट है, फर्क क्या है बच्चों, अब आउटपुट जो है वो हम यहां से लेंगे। लोड डिस्टेंस हमने यहां पर लगाया है और आउटपुट हम यहां से लेंगे, ठीक है। वर्किंग अप्रोक्सीमेटली सेम ऐसी है, कैसे, जैसे हम इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो लेट P1 becomes negative, P2 becomes positive, by mutual induction S1 becomes positive, S2 becomes negative। जैसे S2 पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज होते हम यहां से करंट ले लेंगे, हमें यहां से करंट मिल जाएगा, ये वर्क करेगा। ये रिवर्स वाइज होगा क्योंकि P हमारे पास ऐसे तो होता है P और N, P और N, तो P नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा तो हम यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, तो हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं इसका नेगेटिव हाफ साइकिल दूंगा तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बाय इंडक्शन ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये रिवर्स वाइज होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये तो फॉरवर्ड वाइज है ना D2, तो ये वर्क करेगा, तो इससे हम आउटपुट ले लेंगे, इसलिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आउटपुट मिलेगा। फिर से फॉरवर्ड वाइज पॉजिटिव साइकिल देंगे तो फिर से ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, फिर से आउटपुट मिलेगा, ऐसे ही अगेन। तो यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये आपका था सेमीकंडक्टर, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, क्योंकि उसमें हमें एक ही हाफ मिल रहा था। लेकिन इसमें जो हमें इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो डबल मिलेगी, सॉरी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका चैप्टर का डिस्कशन था। थैंक यू सो मच।